नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ रूम पोस्ट पर। मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अश्विनी पाठक। लोकसभा चुनाव अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 2023 में भी अभी कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने बाकी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि उसके बाद एक बार फिर से ये तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी सत्ता की हैट्रिक लगाएंगे या फिर विपक्ष के हाथ एक बार फिर से सत्ता लग जाएगी। और कौन किंग बनेगा, इस सवाल का जवाब भी पूरे देश को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले विपक्ष की कवायद किस तरीके से चल रही है वो आप सभी ने देखा। अभी तक हम देखते आ रहे हैं लगातार जिस तरह से विपक्षी नेता एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। तमाम तरह के जो बड़े चेहरे हैं विपक्ष के, अलग अलग पार्टियों के, वो सभी एक जगह मीटिंग करते हैं, कभी एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन फिर भी उस तरह की एकता विपक्ष में नजर नहीं आती। चाहे विचारधारा की बात करें या फिर अलग अलग मामलों में जो उनके अपने उसको लेकर के जो अपने मत होते हैं, जो उनकी राय होती है, वो भी कई बार बटी हुई नजर आती है। लेकिन इस सबके बीच में बीजेपी ने इस बीच में खबर आई है कि बहुत बड़ी मीटिंग की है, बहुत बड़ी बैठक की है, जिसमें बीजेपी के जो उच्च स्तरीय पदाधिकारी थे वो सभी शामिल रहे हैं। इस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और जो संगठन के जो महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो भी इस मीटिंग में शामिल रहे हैं। बहुत बड़ी मीटिंग थी, 4 घंटे ये मीटिंग चली है और इसमें बहुत कुछ डिस्कस किया गया है, बहुत कुछ मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। और सबसे बड़ा मुद्दा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के था। जो केंद्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उनमें कुछ फेरबदल किए जाने हैं। इसके अलावा जो राज्य स्तर के जो पदाधिकारी हैं, जो राज्य में संगठन की बागडोर संभालने वाले पदाधिकारी होते हैं, वहां पर भी कुछ बदलाव किए जाने हैं, कुछ फेरबदल हमें देखने को मिल सकते हैं 2024 के चुनाव से पहले। तो अश्विनी, बीजेपी की जो ये मीटिंग हुई है, विगतवार तरीके से थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ अपडेट आए हैं और किन मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। प्रशांत, ये पूरी मीटिंग जैसे विपक्ष बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहा है, उस सब के बीच में लोकसभा चुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी किस तैयारी के साथ मैदान पर उतरे, उस रणनीति को बनाने को हुई है। लगभग ये 2 दिन प्रशांत मीटिंग चली है और 10 घंटे की मीटिंग हुई है। ये सोमवार को करीब 4 घंटे की जो बैठक हुई है उसमें डिस्कशन किया गया है बाकायदा, और आज मंगलवार को 6 घंटे की ये बैठक हुई है। इसमें जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे हैं, संगठन महासचिव बीएल संतोष, महासचिव सुनील बंसल और उपाध्यक्ष सौदान सिंह मौजूद रहे हैं। इसमें तमाम जो लंबे समय से जो यहाँ पर संगठन के जो प्रभारी हैं और जो अध्यक्ष हैं पार्टियों के, उनको बदलने को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही संगठन में जो खाली पद हैं उनको भरने को लेकर चर्चा हुई है। कई महासचिव लंबे समय से एक ही जगह पर बने हुए हैं, तो उनका फेरबदल, उनके जो राज्य हैं और उनके प्रभारी जो हैं उनके राज्य भी बदले जा सकते हैं। केंद्रीय संगठन में भी फेरबदल पर चर्चा की गई है। कुछ नए चेहरे हैं जिनको केंद्रीय संगठन में शामिल किया जा सकता है। और साथ ही साथ कई जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव की जो रणनीति होगी, भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर किस रणनीति के तहत मैदान में उतरेगी, तो उसको लेकर चर्चा हुई है। कुछ राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। और ये जो मीटिंग है इसको लगातार 2 दिनों तक चलना, कल रात 3 बजे तक ये मीटिंग चली है और आज में मतलब रात के समय में 2-3 घंटे भी मीटिंग चलना और दिन में आज 6 घंटे ये मीटिंग होना, लगभग इसकी की गंभीरता को बता देता कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से गंभीर है 2024 की जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए, साथ ही साथ जो अभी विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों से केजरीवाल, कांग्रेस, तमाम अलग अलग राजनीतिक दल, नीतीश कुमार अलग से अलग प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करने के लिए, उन पर पलटवार करने के लिए हर एक जगह मौजूद होते हैं। और विपक्ष जो है अपनी एकता दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी तैयारी है और जो पूरी मीटिंग है उसके उसी पर आधारित रही है कि आगे किस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में जाएगी, लोगों के सामने आएगी और क्या मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सफलताएं हैं और उनसे लोगों को किस तरीके से जन जन तक लाभ पहुंचा है, तो उसको दिखाने की वो कोशिश करेगी। तो अश्विनी, जो रणनीति जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो रणनीति मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि किस आधार पे बीजेपी तय करेगी कि उसकी रणनीति आगे क्या रहने वाली है। और दूसरा, जो राज्य के संगठन के स्तर पे जो प्रदेश अध्यक्ष अगर बदले जाते हैं या कुछ और नए चेहरे हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए क्या मापदंड कुछ तय किए गए हैं बीजेपी की तरफ से कि जिन पर जो खरा उतरा होगा उसका पद बरकरार रहेगा, जो नहीं उतरा होगा उसकी छुट्टी कर दी जाएगी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक ही रणनीति को लेकर चलती है। जो प्रभारी है, जो अध्यक्ष हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, संगठन के लोग हैं, वो मैदान में किस समय पर रहे हैं और कितना रहे हैं, उनके साथ वो लोगों से कैसे जुड़े हैं, फीडबैक फीडबैक कैसे लाते हैं, उनके क्षेत्र में प्रभाव कैसा रहा है, यानी कि अगर चुनाव हुए हैं तो उसका रिजल्ट कैसा रहा है, किस नंबर से उनका जो बीजेपी का कैंडिडेट था पिछली बार अगर सेकंड नंबर पे रहा तो इस बार फर्स्ट पे क्यों नहीं आया, तो उनका फेलियर माना जाता है। अगर कोई फिफ्थ या फोर्थ से जाके सेकंड आता है तो उसको माना जाता है कि इसको और मौके दिए जाएं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बिल्कुल मैदानी स्तर से रही है और वहीं उसी के आधार पर जो जमीनी रिजल्ट है, मतलब कैसे रिजल्ट देखने को मिले हैं, लोकसभा चुनाव, उपचुनाव, तमाम उस तरीके के आधार पर ये अधिकारियों का चयन करते हैं। साथ ही उनका प्रमोशन और डिमोशन भी होता है, राज्य बदले जाते हैं। कोई भी संगठन महामंत्री है, देखो अगर इससे पहले अगर बात करें तो जो यूपी में संगठन महामंत्री हैं उनको झारखंड से लाया गया ताकि यूपी की कमान संभाल सकें, और बिहार यहाँ पर जो यूपी के जो सुनील बंसल थे उनको केंद्र में मौका दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी परफॉर्मेंस को देखा, यूपी के चुनाव में जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए और लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके से सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को, तो उसको उसके आधार पर उनका प्रमोशन हुआ। और जो झारखंड में संगठन मंत्री थे उनको यहाँ पर लाया गया है, धर्मेंद्र जी जो वहाँ पर थे संगठन मंत्री, उनको यहाँ पर लाकर प्रभार सौंपा गया है। और उसके बाद उनका भी जो जैसे रिजल्ट देखा गया है कि लोग मतलब यहाँ पर जो नगर पालिका और नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं उसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्मेंस किया है, उसके आधार पर ये सारी चीज़ें तय होती हैं। साथ ही अगर संगठन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो वो कैसे नेतृत्व को लेकर चल रहा है, उसके साथ जो समन्वय है विधायकों का, सांसदों का, वो किस तरीके से है, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए हैं, उनका समन्वय कैसे है, उसके आधार पर वो अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। साथ ही उनके एक्सपीरियंस और उनकी जो चुनावी रणनीति है उसको लेकर भी डिस्कशन होता है। तो अश्विनी, चुनाव के नज़रिए से ही अगर मैं बात करूं तो जो हमने देखा कि इस साल कर्नाटक में बीजेपी ने सत्ता गंवा दी, उससे पहले हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई थी। जो ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी खुद को थोड़ा सा कमज़ोर इस समय महसूस कर रही है, क्योंकि वहां पर जो वो सत्ता में बैठी हुई थी वहां पे अब वो विपक्ष में पहुंचा दिए हैं वहां की जनता ने। तो जिन राज्यों में सत्ता खो दी है, क्या उन राज्यों में हमें ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे, या फिर जिन राज्यों में अभी आगामी चुनाव होने वाले हैं, जिनमें अभी चुनाव होंगे इस साल, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश हैं, तो उन राज्यों में हमें भविष्य के लिए थोड़ा दूरगामी सोच ज़्यादा देखने को मिलेगी? आपको क्या लगता है? नहीं प्रशांत, मेरे ही नज़रिए से तो यह है कि जो आने वाले राज्यों विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले रणनीति बनाएगी। साथ ही जहां सत्ता उन्होंने गंवाई है, जहां उनके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं रहे, उस पर भी विचार और मंथन किया जरूर गया होगा। वहां पर भी प्रभार बदले जाएंगे और जो पदाधिकारी हैं उनका चुनाव होगा, नए सिरे से उनको लागू मतलब तैनात किया जाएगा। और पूरी रणनीति के तहत, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है प्रशांत, और बीजेपी चाहेगी किसी भी राज्य में अगर वो विधानसभा हारी तो लोकसभा के जो रिजल्ट आए वो उसके पक्ष में आए और वहाँ पर वो मजबूती से सामने आए। और इसके साथ ही अगर जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं तो जिसमें 2 में कांग्रेस की सरकार है और एक जगह संगठन साथ में मतलब उनका गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश ये रहेगी कि कांग्रेस वाले जो 2 राज्य हैं उनको छीना जाए। साथ ही साथ अपने जो उनके मुख्यमंत्री हैं, जिन राज्यों में उनकी सरकार है, उन्हें बरकरार रखा जाए। और साथ ही साथ जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनका चुनाव किस तरीके से हो और किस मुद्दे को लेकर वो उन जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि केंद्र और राज्य की जो सरकार है उन्होंने मिलकर काम किया है। हमेशा आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो डबल इंजन की बात करते हैं, तो उनकी जो डबल इंजन की योजनाएं हैं उसको लेकर वो जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसको लेकर ये बैठक हुई है, किस तरीके से जो सफलता पूर्वक उनके कार्यकाल रहे हैं वो दिखाना चाहेंगे। वहीं विपक्ष का तो जो काम होता है लगातार जो सरकार की विफलताएं हैं उस पर सवाल उठाना रहेगा। तो यही देखने को मिलेगा कि संगठन में जो बदलाव होंगे वो इसी आधार पे होंगे कि अगले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत रहे। इसके अलावा जो हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा गर्म है मुद्दा, जो पहलवानों के आंदोलन का मुद्दा है, प्रदर्शन का मुद्दा है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके ऊपर भी कई बार विपक्ष ने कई तरह के सवाल अभी तक उठा दिए हैं और उनका इस्तीफा लगातार मांगा जा रहा है। लेकिन ये यहाँ पर भले ही अभी ये पूरा मामला जो है इसमें जाँच चल रही है, लेकिन
लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो बीजेपी अपना दामन साफ होने होने की बात कहती है, वो थोड़ा सा कुछ कदम बैकफुट पर नजर जरूर आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि हमने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि हरियाणा में बीजेपी के नेताओं की तरफ से खुलकर इसको लेकर कुछ कहा गया हो, या यूपी के बीजेपी नेताओं की तरफ से खुलकर कुछ कहा गया हो? तो जो अभी तक हमें खामोशी नजर आ रही है बीजेपी संगठन में, क्या आपको लगता है कि वो उस खामोशी की वजह से भी उसकी भी चर्चा इस मीटिंग में उसको लेकर भी हुई होगी, या कुछ बदलाव हमें उससे संबंधित भी देखने को मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल प्रशांत, इस विषय पर चर्चा हुई होगी और बृजभूषण शरण जो हैं आज सुबह ही दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने तमाम अधिकारियों, पार्टी पदाधिकारियों से मीटिंग की है। जो विस्तारित उनका पक्ष है वो भी सुना गया होगा और जो कानूनी कार्रवाई चल रही है उसको लेकर भी चर्चा हुई होगी। क्योंकि बृजभूषण शरण आपने देखा होगा पिछले कई बार से लगातार मीडिया के सामने आके कहते हैं अगर मैं गलत हूँ तो फांसी दे दी जाए मुझे और मैं उसको स्वीकार करूँगा, कुछ हंसी हंसी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वो भरोसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आज जो मीटिंग हुई है उसमें उनका पक्ष सुना है और जो तमाम अधिकारी हैं वो कानूनी जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर भी सुन रहे हैं। आपने देखा होगा कि थोड़े दिनों पहले पहलवानों से गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की थी, तो उनका क्या पक्ष है वो भी उन्होंने जाना है और भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों के थ्रू उनके पास भी वो पक्ष उनका पहुंचा होगा बृजभूषण शरण का क्या रहा है। साथ ही जो विपक्ष उनको घेर रहा है जिस तरीके से, उसको लेकर भी बातचीत हुई होगी, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सबसे ज़्यादा पार्टियां हमलावर हैं। आप हरियाणा में देख लो, हरियाणा के अगर वोट बैंक की बात करें तो जाट वोट बैंक मुख्यतः रूप से इसके खिलाफ है। किसान वोट बैंक जो है वो, किसान जो हैं वो खिलाफ में आ गए हैं एकदम और लगातार पंचायतें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना हो यूपी उसको में भी खाप पंचायतें यूपी लगातार हो में रही भी लगातार खा पंचायत हो रही है, कुरुक्षेत्र में हो रही है हरियाणा के। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि कहीं ना कहीं माहौल उनके विरोध में ना जाए और जो बात सही है उसको सही तरीके से रखा जाए। अगर बृजभूषण शरण ठीक हैं तो वो बाकायदा जो कार्रवाई चल रही है उससे बरी हों, और अगर उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो जो कार्रवाई चल रही है, कानूनी प्रक्रिया जो चल रही है, कानून उनको सजा दे। एक आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अश्विनी कि इस मीटिंग में जो भी, क्योंकि आपने आपने अपडेट दिया कि लगातार रात तक भी ये मीटिंग चलती रही और बहुत ही गहन मंथन और चर्चा इस बीच में की गई है, तो क्या चर्चा का एक बिंदु ये भी रहा होगा इस मीटिंग में कि मुस्लिमों का जो भरोसा है वो बीजेपी में के प्रति कैसे बढ़े, अल्पसंख्यकों का भरोसा कैसे बढ़े? क्योंकि लगातार बीजेपी की ये कोशिश रही है, चाहे हम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को सुने या अमित शाह के बयानों को सुने, या बीजेपी के और भी कुछ तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो बयान देते रहे हैं, जिससे कि एक इस तरह की का नैरेटिव सेट होता है कि बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ जो कट्टर ताकतें हैं उस उनके खिलाफ है। तो क्या आपको लगता है इसको लेके भी चर्चा हुई होगी, और आने वाले दिनों में जो हमें इस मीटिंग का परिणाम देखने को मिलेगा, जो एक्शन देखने को मिलेगा, वहां पर हमें कुछ पदाधिकारियों के या कुछ कार्यकर्ताओं के रूप में नियुक्ति कुछ मुस्लिम नेताओं की देखने को मिल सकती है? बिल्कुल प्रशांत, देखने को मिल सकती है। जैसे शहनवाज हुसैन हैं वो हैं, और यूपी से भी मोहसिन रजा जो पिछली बार मंत्री थे, हो सकता है उनको संगठन में ला दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हमेशा यही रहती है कि जो वोट बैंक उनसे कट रहा है उसको साथ लाया जाए, जो उनका वोट बैंक है उसको तो साथ बना के रखा ही जाए, लेकिन जो उनसे दूर है। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक की अगर जो बात करें, जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और मायावती के साथ जो रहता था और ओवैसी के साथ जो रहता था, उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बर्थडे था, तो किस तरीके से कई मदरसों में कई जगह उनका जन्मदिन मनाया गया बाकायदा धूमधाम से। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो रहती है कि जो कोई भी अगर योजना है सरकार की तो वो हर वर्ग के लिए समान रूप से पहुंचे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम जो वोट है उसके बीच में एक लाभार्थी वर्ग क्रिएट करके और अपने साथ उनको जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि किसी के लिए भी अगर सरकार की योजना का लाभ मिलता है तो कहीं ना कहीं वो सरकार की तरफ अपना झुकाव रखते हैं और समझते हैं कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। जी बिल्कुल, सरकार काम कर रही है, लगातार संदेश देने की कोशिश भी कर रही है कि जो आम जनता है, जो आम लोग हैं देश के, उनके लिए सरकार काम कर रही है। और बीजेपी की कोशिश भी कहीं ना कहीं अब यही होगी कि अब चूंकि हम देख रहे थे अभी तक तो विपक्षी नेता ज़्यादा एक्टिव मोड में नज़र आ रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी भी एक्टिव होते हुए उसी हिसाब से नज़र आ रही है। हालांकि ये बीजेपी की खूबी रही है, 2014 के बाद से वो लगातार जो भी चुनाव आने वाले होते हैं उसकी तैयारी
तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर देते हैं और इस बार फिर एक बार वही चीज़ देखने को हमें मिल रही है। अब आने वाले महीनों में ये जो रणनीति है बीजेपी की, ये धरातल पे, ज़मीन पे कितना असर दिखाती है, ये अभी इसके ऊपर सवालिया निशान है और यही देखने वाली बात भी होगी। फिलहाल हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही, फिर जुड़ेंगे आपसे किसी और बड़ी खबर के साथ, उसकी चर्चा के साथ, लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।